हेलो गाइस, वेलकम टू स्कॉलर एलीट। स्कॉलर एलीट चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनुराग पांडे। रेलवे के एग्ज़ाम के लिए एडवांस मैथ्स की हमारी ये वीडियो सीरीज़ है। इस वीडियो सीरीज़ में हमने पहले भी वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। आज के भी हम इस वीडियो में मैथ्स के कुछ और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, जो भी लोग हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, जो भी अगर आपके डाउट्स हैं, कुछ मैथ्स के प्रॉब्लम अगर आपको नहीं बनते हैं तो आप वो सारे डाउट्स हमें फेसबुक के स्कॉलर एलीट पेज पर पूछ सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास कोई भी मैथ्स का प्रॉब्लम है, कोई भी आपका डाउट है, तो आप उसकी बस फ़ोटो खींचिए और फेसबुक पेज पर उसको पेस्ट कर दीजिए। हम वहाँ पर आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तो जो भी लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं, कोई भी डाउट है आपका, तो ज़रूर हमसे फेसबुक के स्कॉलर एलीट पेज पर ज़रूर पूछिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, आपको वैल्यू निकालनी है कॉट 17 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय है आपका कॉट 73 डिग्री, कॉस स्क्वायर 22 डिग्री और प्लस 1 डिवाइड बाय कॉट 17 डिग्री और सेक स्क्वायर 68 डिग्री। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें दिया क्या हुआ है। हमें दिया हुआ है कॉट 17 डिग्री और इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है कॉट 73 डिग्री कॉस स्क्वायर 22 डिग्री और प्लस है आपका 1 डिवाइड बाय कॉट 17 डिग्री और फिर है आपका सेक स्क्वायर 68 डिग्री। तो ये है आपका प्रॉब्लम। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉट 17 जो है मल्टीप्लाई में है और यहाँ पर जो कॉट 17 है वो है आपका डिवाइड में। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर तो ये एक वैल्यू आपकी कट जाएगी। तो सबसे पहले हम इस कॉट 17 को जो है अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं कॉट 17 मल्टीप्लाइड बाय कॉट 73 और यहाँ पर बचेगा आपका कॉस स्क्वायर 22 डिग्री। प्लस जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपस में कट जाएंगी, आपके पास बचेगा केवल डिवाइड में 1 बाय सेक स्क्वायर 68 डिग्री। ठीक है, तो आपके पास ये जो है चीज़ें बच गई। अब देखिए, यहाँ पर है कॉट 17 डिग्री और यहाँ पर है कॉट 73 डिग्री। देखिए, कॉट होता है आपका tan 90 माइनस थीटा, यानी कि कॉट थीटा को आप tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम कॉट 17 डिग्री को वैसे ही लिख देंगे और कॉट 73 को हम लिख देंगे tan 90 माइनस 73। ठीक है, आप इस कॉट थीटा को tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो है कॉस स्क्वायर 22 डिग्री को हम वैसे ही लिखे रहेंगे। ये 1 बाय सेक स्क्वायर जो होता है आपका, वो होता है आपका कॉस स्क्वायर। तो यहाँ पर आप इसको कॉस स्क्वायर 68 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर है आपका कॉट 17 डिग्री और यहाँ पर भी जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास बचेगा tan 17 डिग्री और यहाँ पर है आपका कॉस स्क्वायर 22 डिग्री और प्लस है आपका कॉस स्क्वायर 68 डिग्री। अब देखिए, tan थीटा इंटू कॉट थीटा आपका होता है 1, यानी कि कॉट थीटा मल्टीप्लाइड बाय tan थीटा आपका होता है 1, क्योंकि कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय tan थीटा होता है और थीटा थीटा फिर tan थीटा आपस में कट जाएंगे और आपके पास बचेगा 1। यानी कि इस फैक्टर की जो वैल्यू है वो आपके पास बचेगी 1 और आपके पास जो बचेगा वो बचेगा कॉस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 68 डिग्री। अब देखिए, कॉस थीटा को भी आप साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो वैल्यूज़ बची हैं वो बची हैं कॉस स्क्वायर 22 डिग्री और प्लस आप इस कॉस स्क्वायर 68 डिग्री को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 68 डिग्री। तो यहाँ पर आपके पास बचेगा कॉस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर, आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी बचेगा आपके पास 22 डिग्री, साइन स्क्वायर 22 डिग्री आपके पास बचेगा। अब आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा है प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, जिसकी वैल्यू आपके पास आती है 1। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 1। जो फॉर्मूले अप्लाई हुए हैं इस क्वेश्चन में वो ये है कि कॉट थीटा को आप tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं और कॉस थीटा को आप साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं।
तो इस प्रकार से आपको आइडेंटिटी जो हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हैं, उनको चेंज करते आना चाहिए, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया था। आपको दी हुई है वैल्यू 2x + 1/4x = 1 और आपको वैल्यू निकालनी है x² + 1/64x²। तो हम देख लेते हैं, सबसे पहले हमें दिया क्या है, 2x + 1/4x की जो वैल्यू है वो आपको दी हुई है 1 और आपको निकालना है x² + 1/64x²। तो देखिए अगर आप यहाँ डायरेक्ट स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 4x² मिलेगा आपको, पर आपको 4x² नहीं चाहिए, आपको केवल चाहिए है x²। तो हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड में। तो 2 से जब हम इस दोनों साइड में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका केवल x, यहाँ पर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1/8x और यहाँ पर जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो वो बचेगा आपका 1/2। अब हम क्या करते हैं, अब हम दोनों पार्ट का जो है स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि दोनों पक्षों का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो आपके पास मिलेगा a² यानी कि x² + b² यानी कि 1/64x² + 2ab यानी कि 2 × x × 1/8x और इक्वल टू यहाँ पर आप 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो वो बचेगा 1/4। देखिए आपका ये टर्म आ गया, आपको इसी की वैल्यू निकालनी है, मेन इस पार्ट की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर है x मल्टीप्लाई में और यह है यहाँ पर x डिवाइड में, तो ये वैल्यू आपस में कट जाएंगी। 2 से आप काटेंगे तो 8 कट जाएगा 4 टाइम्स, तो आपके पास जो वैल्यू बची वो आपके पास बची x² + 1/64x² + 1/4 आपके पास बचा, इक्वल टू आपके पास बचा 1/4। तो यहाँ से जो वैल्यू है आपस में कट गई, तो आपके पास जो वैल्यू बची x² + 1/64x² = 0, ये आया आपका आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जब भी आप देखिए, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आप कोफिशिएंट को देख लीजिए, आप कोफिशिएंट जो है सेम बनाने की कोशिश करिए दोनों तरफ, तब आपका जो है वो क्वेश्चन सही सॉल्व हो जाएगा। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको दी हुई है वैल्यू c + 1/c की वैल्यू आपको दी है 3 और आपको वैल्यू निकालनी है c - 3/7 + 1/c/7 की वैल्यू जो है वो क्या होगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें दिया क्या है। c + 1/c की वैल्यू आपको दी हुई है 3। तो देखिए हमें यहाँ से एक चीज़ पता चलती है कि हमें c - 3 कोई टर्म चाहिए, क्योंकि हमें उसकी पावर करनी है 7। तो c - 3 टर्म हमें कहाँ से मिलेगी, अगर हम यहाँ से 1/c की वैल्यू निकालें तो ये जो वैल्यू है वो हो जाएगी 3 - c और 1/c को हम फिर ऐसा लिख सकते हैं, अगर हम इससे माइनस कॉमन ले लें तो हम इसको लिख सकते हैं c - 3, क्योंकि ये टर्म जो है हमें चाहिए है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अब हम देखते हैं हमें वैल्यू किस चीज़ की निकालनी है। तो हमें वैल्यू निकालनी है c - 3/7 + 1/c/7। ठीक है, देखिए अब इस को हम ऐसा लिख सकते हैं कि c - 3/7 को हम वैसे ही लिखे रहने देंगे और ये जो +1/c7 है इसको हम 1/c/7 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो उसकी वैल्यू 1 ही आती है। तो यहाँ से आप देखिए इस चीज़ को आप c - 3/7 वैसे ही लिखे रहने देंगे। 1/c की वैल्यू हमने निकाली हुई है जो कि है -c - 3। तो यहाँ पर आप करेंगे प्लस, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी -c - 3 और होल पावर इसमें आएगा आपका 7। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर है c - 3/7 और यहाँ पर भी है c - 3/7, पर यहाँ पर है आपका माइनस। और देखिए माइनस है अगर, तो अगर आपका ऑड पावर है तो वो वैल्यू हमेशा माइनस ही रहेगी। अगर इवन पावर होता तो ये माइनस जो है वो प्लस हो जाता। तो यहाँ पर c - 3/7 है और यहाँ पर वैल्यू बचेगी -c - 3/7। तो देखिए आपके दोनों टर्म जो हैं वो एक जैसे बन गए, जो कि आपस में कट जाएंगे और ये जो वैल्यू है आपको मिलेगी 0। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। देखिए अप्रोच आपको कैसी रखनी है कि आप
पहले देख लीजिए आपको किस टाइप का टर्म चाहिए। आपको ने यहाँ पर देखा कि c-3 टर्म चाहिए था, तो आपको जो दी हुई है कंडीशन उससे आपको कैसे भी करके ये c-3 टर्म आपको बनानी पड़ेगी, तब आप उसकी पावर निकाल पाएंगे। तो ये आपको ऐसी अप्रोच रखनी पड़ेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओ जो है वो ऑर्थो सेंटर है त्रिभुज ABC का, ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र है त्रिभुज ABC का, और अगर एंगल BOC की वैल्यू आपको दी हुई है 110 डिग्री, तो आपको बतानी है वैल्यू एंगल BAC की। देखिए इस क्वेश्चन को हम ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे, यानी कि कोई भी ट्रिक अप्लाई नहीं करेंगे। और एडवांस मैथ्स में मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं कि आप ज़्यादा ट्रिक का यूज़ मत कीजिए, बेसिक मेथड फॉलो कीजिए, क्योंकि बेसिक मेथड से भी आपका जो क्वेश्चन है बहुत आराम से सॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें दिया क्या हुआ है। सबसे पहले हम बनाते हैं एक ट्रायंगल ABC। देखिए ABC है, उसमें O जो है त्रिभुज ABC का लंब केंद्र है। लंब केंद्र क्या होता है कि शीर्ष से सामने की भुजा पर डाले गए लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं वो आपका कहलाता है लंब केंद्र। ठीक है, तो शीर्ष से हमने सामने की सभी भुजाओं पर जो है वो लंब डाल दिए, तो ये आपके कहलाते हैं लंब केंद्र। ये है आपका त्रिभुज ABC और ये है आपका O लंब केंद्र, और आपको दी हुई है वैल्यू BOC, यानी कि इस एंगल की जो वैल्यू आपको दी हुई है 110 डिग्री दी हुई है। और आपको वैल्यू जो है निकालनी है एंगल BAC, यानी कि एंगल A की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पर निकालनी है। तो सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं पॉइंट E, इसको ले लेते हैं F। सबसे पहले अगर बात करें एंगल BEC की, ठीक है, सबसे पहले अगर हम एंगल BEC की बात करें तो ये जो एंगल है, हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये जो नीचे बना हुआ है, तो ये जो एंगल है एंगल E यहाँ, यानी कि यहाँ पर CEB, एंगल CEB जो है आपका वो है आपका 90 डिग्री। और त्रिभुज के देखिए तीनों कोणों का योग जो होता है वो होता है आपका 180 डिग्री। तो अगर ये अकेला एंगल 90 डिग्री है तो बचे हुए दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए, यानी कि ये एंगल B आपका पूरा यहाँ पर है और ये इतना छोटा एंगल बन रहा है C का, यानी कि एंगल B प्लस एंगल ECB की जो वैल्यू है वो होनी चाहिए आपकी 90 डिग्री, अगर आपका एक एंगल ऑलरेडी 90 है तो यहाँ से अगर हम एंगल ECB की वैल्यू निकालें तो वो आपके पास आती है 90 डिग्री माइनस एंगल B। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ऐसे ही हम अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, इस ट्रायंगल की बात करते हैं। तो अब बात करते हैं हम ट्रायंगल BFC की, ठीक है। अब ट्रायंगल BFC में आप देखिए तो फिर से जो आपका BFC है, एंगल BFC फिर से है आपका 90 डिग्री, ठीक है। यानी कि अब अगर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, एक एंगल अगर ऑलरेडी 90 डिग्री है तो बचे हुए दो कोणों का जो योग है वो होना चाहिए आपका 90 डिग्री। तो अब अगर आप इस एंगल को, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें तो यहाँ पर C एंगल आपका पूरा है और B का ये वाला पार्ट है, केवल इतना पार्ट है आपका। तो इन दोनों कोणों का योग होना चाहिए आपका 90 डिग्री, यानी कि एंगल C प्लस एंगल FBC की जो वैल्यू है वो होनी चाहिए आपके पास 90 डिग्री। और यहाँ से अगर आप FBC की वैल्यू निकालें तो वो आती है आपके पास 90 डिग्री माइनस एंगल C। आई होप आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इनको हम इक्वेशन नाम दे देते हैं 1 और 2। आप देखिए आपके पास है इस एंगल की वैल्यू और आपके पास है इस एंगल की वैल्यू, और यहाँ पर जो BOC की वैल्यू है वो आपको 110 दी हुई है। तो हम यहाँ पर भी त्रिभुज ट्रायंगल BOC की बात करते हैं और यहाँ पर भी हम लगाएंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 होता है, यानी कि एंगल BOC प्लस एंगल FBC प्लस एंगल ECB की जो वैल्यू है वो आपके पास होगी 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अब BOC की वैल्यू आपको दी है 110, ठीक है।
प्लस एफ बी सी की आपने वैल्यू निकाली 90 माइनस एंगल सी, यानी कि 90 डिग्री माइनस एंगल सी इसकी वैल्यू आई। ई सी बी की आपने वैल्यू निकाली थी इक्वेशन नंबर 1 से, यानी कि ये आई थी 90 माइनस एंगल बी। यहाँ पर ये इक्वेट होगा 180 डिग्री के। देखिए अब यहाँ पर है 90 डिग्री, यहाँ पर है 90 डिग्री जो कि है एडिशन में, और यहाँ है 180, तो ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है माइनस एंगल भी है, माइनस एंगल सी है, आप इन सभी को राइट साइड में ले जाएंगे, तो यहाँ पर जो है 110 बचेगा। 110 डिग्री इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। तो एंगल बी प्लस एंगल सी की जो वैल्यू है वो यहाँ से आपके पास आ गई 110 डिग्री। अब आप त्रिभुज ए बी सी में लगा दीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की जो वैल्यू है आपके पास आएगी 180 डिग्री। अब बी प्लस सी की वैल्यू अगर आपको 110 दी हुई है तो आपको वैल्यू निकालनी है एंगल ए की, ठीक है। तो एंगल ए की जो वैल्यू है यहाँ से वो आएगी आपके पास 70 डिग्री। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई है। देखिए ट्रिक के पीछे भागने की कोशिश मत करिए, क्योंकि एट द एंड आपके पास इतनी सारी ट्रिक हो जाती हैं कि उन ट्रिकों को याद करने के लिए भी आपको एक ट्रिक की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिक मेथड्स फॉलो कीजिए, आपको समझने में, मुझे सॉल्व करने में समझा रहा था मैं, इसलिए आपको इतना टाइम लगा, वरना अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो ये क्वेश्चन आप विद इन अ मिनट कर सकते हैं। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीई और सीएफ एक त्रिभुज एबीसी के दो शीर्षलंब हैं। आपको दी हुई वैल्यू AB की, AC की, CF की, और आपसे पूछा है वैल्यू BE की। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें दी क्या क्या वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं ट्रायंगल ABC। आपको दिया है हुआ है BE और CF हैं जो शीर्षलंब हैं। शीर्षलंब यानी कि शीर्ष से सामने की भुजा पर जो है डाला गया लंब। तो इस शीर्ष से हमने इस भुजा पर एक लंब डाला, और B से हमने डाला AC पर एक लंब, ठीक है। तो ये B से डाला तो ये BE कहलाया, C से डाला तो ये कहलाया CF। तो ये जो दो हैं हमारे, ये हैं हमारे शीर्षलंब। आपको वैल्यू दी है AB की, AC की, CF की, और आपको BE की वैल्यू पूछा है, यानी कि इस लाइन की जो है आपसे वैल्यू पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बात करते हैं एंगल AEB की। तो ट्रायंगल AEB की हम बात करते हैं, ABE, ठीक है। अब यहाँ पर और हम बात करते हैं ट्रायंगल ACF की, यानी कि ABE और ट्रायंगल ACF की हम बात करते हैं। तो देखिए एंगल A जो है वो दोनों में कॉमन है, तो एंगल A इक्वल टू है आपका एंगल A। अब देखिए एंगल AFC, यानी कि एंगल AFC आपका इक्वल है एंगल BEA के। क्यों? क्योंकि ये दोनों हैं आपके 90 डिग्री। आप यहाँ से देख सकते हैं ये भी है 90 डिग्री और ये एंगल भी आपका 90 डिग्री। तो यहाँ पर आपके इन दोनों त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो गए, तो यहाँ पर आपके कोण कोण समरूपता लगेगी, और जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं के जो रेशियो हैं वो भी आपस में होते हैं बराबर। तो अब बात करते हैं ट्रायंगल ABE की। ABE अगर ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पर देखिए ये है 90 डिग्री, और ये इसके सामने की भुजा कहलाती है कर्ण, क्योंकि 90 डिग्री ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने की भुजा कहलाती है कर्ण। तो हम अगर लिखें इसको ऐसा, तो AB है इसका कर्ण। और अब बात करेंगे दूसरे ट्रायंगल की। दूसरा ट्रायंगल है हमारा ये, ठीक है। और यहाँ पर जो है एंगल ये है 90 डिग्री, तो 90 के सामने यानी कि AC जो है इसका कर्ण कहलाएगा। तो ये आपके इनका जो रेशियो है, यानी कि दोनों कर्ण का जो रेशियो है इन दोनों लंबों के रेशियो के बराबर होगा। यानी कि हमने पहले ये वाला लिया है, तो ये बराबर होगा आपका BE डिवाइड बाय FC। ये होगा आपका संगत भुजाओं का रेशियो, ठीक है। अब AB की वैल्यू आपको दी हुई है 6, AC की वैल्यू आपको दी हुई है 5, BE की वैल्यू आपको निकालना है, और CF या FC की वैल्यू जो है वो आपको दी हुई है 4। तो
तो 6 4 का आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b की जो वैल्यू है वो आपके पास आएगी 6 चौको 24/5 यानी कि 4.8। देखिए यहाँ पर भुजाओं का जो रेशियो आपको लेना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए हमने दोनों त्रिभुजों को कंसीडर किया, पहले हमने दोनों के कर्ण का रेशियो लिया और फिर दोनों लंब का रेशियो लिया। ठीक है, आप कुछ भी रेशियो मत ले लीजिए, आपको संगत भुजाओं का ही हमेशा रेशियो लेना होता है और यही चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है इस टाइप के क्वेश्चन में। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको वैल्यू दी हुई है √x - √y = 1 और √x + √y = 17 और आपको वैल्यू निकालनी है √xy की। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें दिया क्या है। √x - √y = है आपका 1, √x + √y है आपका 17। तो सबसे पहले आपके पास देख लीजिए a - b a + b का फॉर्म आपके पास बन रहा है सीधा सा। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देंगे अगर, तो 2√x = आपके पास हो जाएगा 18 यानी कि √x की जो वैल्यू है वो आपके पास हो जाएगी 9। ठीक है, √x की जो वैल्यू है वो आपके पास आ गई 9। ऐसे ही अगर जब आप दोनों इक्वेशन को घटा देंगे, ठीक है, तो √y की जो 2√y बचेगा यहाँ पर, उसकी वैल्यू क्या आएगी 16 और √y की जो वैल्यू है वो आपके पास मिलेगी 8। ठीक है, तो आपके पास √x और √y की वैल्यूज़ आ जाएंगी इन दोनों इक्वेशन को अगर आप जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे तो। अब आपके पास आपको जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है √xy की। देखिए √xy की वैल्यू आपको निकालनी है, तो √xy को आप √x × √y लिख सकते हैं। ठीक है, और इसी को आप कंबाइंड फॉर्म में √xy लिख सकते हैं। तो √x की वैल्यू आपके पास आई 9, √y की जो वैल्यू आई वो आई 8। तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया आपका 72 डिग्री। तो इसका जो है आंसर वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। देखिए इस क्वेश्चन में आप ये बिल्कुल निकालने की कोशिश मत करिएगा कि आपके पास √x की वैल्यू आ गई तो फिर यहाँ से आप x की वैल्यू निकालें, फिर यहाँ √y की वैल्यू आई तो आप यहाँ से y की वैल्यू निकालें और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करें यहाँ पर और फिर रूट निकालें। इस अप्रोच को फॉलो मत कीजिए, सीधा आपका √xy होता है आपका √x × √y। और यहीं पे जो है वो लोग गलती कर देते हैं और टाइम वेस्ट कर देते हैं अपना। तो आपको थोड़ा सा ये भी दिमाग लगाना होगा कि प्रॉब्लम में पूछा क्या है और आपको जल्दी से उसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको वैल्यू निकालनी है 2.3 ऑफ होल क्यूब प्लस 0.027 ऑफ और इसको डिवाइड करना है आपको 2.3 ऑफ होल क्यूब माइनस 0.69 प्लस 0.09। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है वो है आपको निकालनी है। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आपको मिलें तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि ज़रूर कुछ ना कुछ जो है वो फॉर्मूला बन रहा होगा और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कट रहे होंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला अप्लाई होना है हम उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर लगेगा आपका फॉर्मूला a³ + b³ का, जिसकी वैल्यू होती है a + b मल्टीप्लाइड विथ a² - ab + b²। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक a³ तो आपको दिख ही रहा है न्यूमरेटर में यानी कि 2.3 ऑफ होल क्यूब, जैसा कि आप देख सकते हैं, पर यहाँ पर आपको क्यूब नहीं है, क्यूब का फॉर्म नहीं है, पर 0.027 को आप 0.3 का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 0.3 का जो क्यूब होता है वो 27 होता है। पर यहाँ पर अगर 0.3 का आप क्यूब करेंगे तो आपको जो पॉइंट है वो 3 नंबर के बाद लगाना पड़ेगा, यानी कि आप यहाँ पर 0 लगाएंगे और फिर पॉइंट लगाएंगे। तो 0.027 को आप 0.3 का क्यूब लिख सकते हैं। तो आप इस प्रॉब्लम को कैसा लिख सकते हैं, 2.3 ऑफ होल क्यूब प्लस यहाँ पर आप लिख सकते हैं 0.3 ऑफ होल क्यूब और डिवाइड में आप लिख सकते हैं इसको 2.3 ऑफ होल क्यूब। यहाँ पर जो है प्रॉब्लम में थोड़ा दिक्कत है, यहाँ पर जो स्क्वायर होना था यहाँ पर आपका स्क्वायर बनेगा, ये यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत है, यहाँ पर होगा स्क्वायर माइनस 0.69 है यहाँ पर, तो 0.69 ही रहने देंगे। और यहाँ पर जो है 0.09 को आप 0.3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9 और आपको लगाना पड़ेगा 2 संख्या के बाद दशमलव, तो आप यहाँ पर
इसको 0.09 लिखेंगे, तो यहाँ पर जो है वो आपका बनेगा 0.3 ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो आप इस प्रॉब्लम को ऐसा लिख सकते हैं। और 0.69 जो है वो है आपका 2.3 मल्टीप्लाइड विथ 0.3। ठीक है, 2.3 को जब आप 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 दिया होगा आपका 69, पर यहाँ पर है एक संख्या के बाद दशमलव और यहाँ पर भी एक, तो आपका जो पॉइंट आएगा वो दो संख्या के बाद आएगा, यानी कि 0.69 आएगा। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको मिल रही है वैल्यू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर है वैल्यू ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है आपके पास न्यूमरेटर में, और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है आपका डिनोमिनेटर में। अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखें तो आपके पास न्यूमरेटर में तो वैल्यू सेम है, यानी कि ए क्यूब बी क्यूब है आपके पास, पर डिनोमिनेटर में आपके पास केवल ये टर्म है, यानी कि आपके पास ये जो वैल्यू है वो मिसिंग है। तो अगर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इस ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम 2.3 प्लस 0.3 लिख सकते हैं, यानी कि ए प्लस बी का टर्म, और इसको हम लिख सकते हैं 2.3 ऑफ स्क्वायर माइनस 0.69 प्लस 0.3 ऑफ स्क्वायर, और डिवाइड है आपका फिर से 2.3 ऑफ स्क्वायर माइनस 0.69 प्लस 0.3 ऑफ स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आपस में कट जाएंगी, आपके पास बचेगी टर्म a प्लस बी, यानी कि 2.3 प्लस 0.3 यानी कि 2.6। तो जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलें तो आप ये जरूर ध्यान में रखिए कि आपका कोई ना कोई फॉर्मूला जो है वो बनेगा, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से आपके जो हैं वो कोई ना कोई फैक्टर आपके कट जाएंगे, और आपको एक ईजी सी वैल्यू मिलेगी जिसका कि आपको एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना होगा। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो उसमें दिया हुआ है आपको x इक्वल टू √3 प्लस 1 डिवाइड बाई √3, और आपको वैल्यू निकालनी है x माइनस √126 बाई √42 मल्टीप्लाई विथ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2√3 बाई 3। इस चीज़ की जो है वैल्यू आपको निकालनी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको कोई ट्रिक वगैरह आपकी नहीं लगेगी, आपको सीधे स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को सॉल्व करना पड़ेगा। जो अप्रोच होगी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ये जो फैक्टर है आपका 2√3 बाय जो 3 है, आप इसको √3 से ऊपर नीचे काटेंगे तो ये आपके पास वैल्यू बचेगी 2/√3। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास 2/√3 बस बचेगी। इसको भी आप 2 से काट देंगे, मतलब इसका वैल्यू आप काटते जाएंगे, तो ये भी एक बहुत ईजी सी वैल्यू आपके पास निकल के आएगी। फिर आप क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे और स्टेप बाय स्टेप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है वो है आपके लिए होमवर्क। और पिछले होमवर्क की अगर बात करें तो मैंने आपसे 0.4 का रूट पूछा था पिछले क्वेश्चन में। देखिए कुछ लोगों ने जो है रिप्लाई किया 0.2, तो 0.2 जो है वो कभी रूट नहीं होता 0.4 का, क्योंकि जब आप 0.2 इंटू 0.2 करेंगे तो 2 इंटू 2 4 होगा, पर आपको जो पॉइंट लगाना पड़ेगा वो 2 संख्या के बाद लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक संख्या के बाद है और यहाँ पर भी एक, तो आपको 2 के बाद लगाना पड़ेगा, यानी कि इसका जो आंसर आएगा 0.04 आएगा। यानी कि 0.04 का जो रूट है वो तो आपका होता है 0.2, पर 0.4 का जो रूट है वो आपका 0.2 नहीं होता है, वो आपका होता है एक बड़ी सी वैल्यू इसकी निकल कर आएगी। अगर आप कैलकुलेटर में इसको सॉल्व करेंगे तो वो आपके पास वैल्यू निकल के आती है 0.6324 वगैरह। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है वो 0.4 का रूट कैसे होती है वो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। देखिए हम इतनी पूरी वैल्यू कंसीडर नहीं कर रहे हैं, मैं आपको केवल 0.6 कंसीडर करके बता रहा हूँ। देखिए जब आप 0.6 में इंटू करते हैं 0.6 का, तो वो हो जाता है 6 छंग 36 होता है, 2 संख्या के बाद आप दशमलव लगाएंगे, तो ये वैल्यू आई 0.36। और हमने बढ़ा है जब भी वैल्यू इस 5 से ऊपर होती है तो हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को एक ज़्यादा कंसीडर कर लेते हैं, यानी कि 0.4 आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। और हमने अभी केवल 0.6 लिया है, इसीलिए वैल्यू जो है थोड़ा कम क्लोज है। आप ये पूरी वैल्यू अगर लेंगे तो जो वैल्यू आपके पास आएगी वो 0.4 के बहुत क्लोज आएगी। तो 0.4 का जो रूट होता है वो आपका होता है 0.6324, और भी एक बड़ी सी वैल्यू जो है वो इस
क्वेश्चन का आंसर है। तो जिन लोगों ने सही आंसर दिया था उन्हें बधाइयाँ, पर जो लोग 0.2 दे रहे थे वो ज़रूर ध्यान में रखिए कॉन्सेप्ट कि अगर आपका एक पॉइंट और एक पॉइंट के आप नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर जो पॉइंट है वो 2 नंबर के बाद आता है। इस क्वेश्चन को आप ज़रूर सॉल्व करिएगा, कोई भी इसमें लॉजिक ऐसा नहीं है, इसीलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। सीधा आपको केवल वैल्यू पुट करनी है और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाना है। आप इसका आंसर हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर जो है वो आपको बता दूंगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और जुड़े रहें स्कॉलर एलीट से। और कोई भी प्रॉब्लम आपकी हो तो उसे फेसबुक के स्कॉलर एलाइट पेज पर ज़रूर पूछें। थैंक यू।